जिन्होंने वहां पे जाके निशान साहब लगाया, ये निशान साहब, कोई सरकार को निशान साहब से एलर्जी नहीं है। रेजिमेंट्स जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब आगे लेके जाते हैं, हम लोग निशान साहब आगे लेके जाते हैं, सरकारी फंक्शंस में निशान साहब यूज होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जिस तरह से निशान साहब यूज हुआ, जिसने भी यूज करा उसको ये बड़ी अच्छी तरह पता था कि ये जो मेरा निशान साहब लगाने का एक जो एक्ट है, ये 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं खिंच सकता, क्योंकि या तो ऐसी स्थिति होती है आपने एयरफोर्स लेके और आर्मी लेके और पूरा लाल किला घेर के अपना एक देश बना लिया तो अपना झंडा लगा दिया, वो एक अलग स्थिति है। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये 4-5 मिनट का एक स्टंट है। अब उस स्टंट के बाद क्या होगा, निशान साहब को उतारा जाएगा, फोर्सिबली उतारेगी, ये आपको फोर्स ही करना चाहिए। जो पुलिस वाला उतार रहा है वो गुस्से में या अनजाने में वो निशान साहब की बेदबी भी करेगा, और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो उस समय वो केस प्रॉपर्टी बन गया, जो उसने कोर्ट के सामने पेश करना, साहब ये झंडा लगाया था। तो जो इतना पवित्र निशान साहब है उसको आपने ये झंडा करके एक कस्टडी की आइटम बना दिया, जो कहीं पुलिस के थाने में या कहीं कोर्ट में जमा होकर किसी लॉकर में पड़ी रहेगी। तो ये जो निशान साहब की बेदबी हुई, इसका कौन जिम्मेदार है? ये वही और इसका निशान साहब वहां लगाने से किसान का कौन सा हित हो गया? अगर निशान साहब लगाने से एमएसपी मिल जाता तो मैं तो सब जगह लगा दूंगा, पूरी दिल्ली में, मैं तो अमेरिका में भी लगाऊंगा। एग्जैक्टली पॉइंट यही है कि इसमें अब कहने को तो इसका रिलीजन से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन है, किसानों का काम है, सरकार के कानून बने हैं तो आप उन कानूनों का विरोध कर रहे हो। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन्होंने इस सारे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया, जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, जो इसको मैकेनाइज कर रहे हैं, वो इसमें रिलीजन वाला एंगल, टेररिज्म वाला एंगल धीरे धीरे डालते गए हैं जी, जो कि नहीं होना चाहिए, और उससे बहुत ज्यादा विरोध हो भी रहा है। लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी कहानी क्या है, सबसे बड़ी जो दुविधा है वो क्या है? अब मैं तो बचपन से चंडीगढ़ में रहा, पंजाब में रहा, और हिंदू सिख में कभी ऐसा वितकरा देखा नहीं जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब अगर दो भाई हैं, उनको लड़वाने वाली फोर्सेस बहुत सारी होंगी जो चाहती हैं कि वो लड़े, जी। और एक पार्टी अगर बेलिजरेंट हो जाती है कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो अब दूसरे वाला रिस्ट्रेंट दिखाएगा। अगर वो रिस्ट्रेंट नहीं दिखाता, अगर वो भी वैसे ही लड़ता है, तो जो भी मरेंगे वो मरेंगे तो एक ही घर के भाई। बिल्कुल। लेकिन उसका मजा लेने वाले वो हैं जो पीछे से इसकी फंडिंग और फाइनेंसिंग कर रहे हैं। उनका ऐसी, अगर मान लीजिए कोई भी ऊंच नीच होती है, लोग मरते, तो उनका कुछ स्टेक में नहीं है। अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, मान लीजिए मैं इसको ऐसे देखता हूं कि हिंदू हैं, सिख हैं। अब सिख हिंदुओं में से निकले हैं तो हिंदुओं का पार्ट है वो, कई लोग इस पे कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इतिहास को ठीक से मान के चलें तो इस तरह का एक इतिहास हम जानते हैं कि ऐसा है। अब इनको तोड़ना, वो मिशनरी एक्टिविटी, मिशनरीज का भी ऑब्जेक्टिव है, जिहाद लॉबी का भी ऑब्जेक्टिव है, और कम्युनिस्ट्स का भी है। वो तीनों मजे ले रहे हैं इसके, कि कुछ लोगों को वो कहते हैं ना कि उंगली लगा दो, वो अपने आप आगे काम करेंगे जी। तो अब दोनों को आमने सामने खड़ा कर दो। अगर तो दूसरी पार्टी रिस्ट्रेंट शो कर रही है कि हम इनको नहीं मारेंगे, हमारे भाई हैं, हम इनसे बदला नहीं लेना, हमने इनसे लड़ना नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट है, रिलीजन का इसमें कोई लिंक नहीं है। तो सामने वाला और इंस्टिगेट करेगा कि यार ये तो डरपोक हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम हावी हो गए हैं, तो उनको वो एक नकली हवाबाजी मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इन दोनों को, दे हैव एवरीथिंग टू लूज, और जो पीछे से कठपुतली को घुमा रहे हैं, दे हैव नथिंग टू लूज। अब ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जितनी सीरियस हम समझ रहे हैं, जितनी कॉम्प्लिकेटेड हम समझ रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां तक अभी आप टर्म यूज कर रहे थे हिंदू और सिख, तो मैं इसको मोना और सिख कहता हूं। इस पे ऊपर हमारी पहले भी शायद डिस्कशन हो चुकी है। आपने उस आतंकवाद के खिलाफ जो यहाँ पे कई सौ साल दिल्ली में राज करता रहा, उसके खिलाफ
जिसने मौन रूप से सपोर्ट करा वो मुना हुआ, और जो खुल के सामने आ गया वो केसधारी हो गया। तो इससे ज्यादा मेरे और आप में कोई फर्क है नहीं। बिल्कुल ठीक। हमारा डीएनए एक है, हमारी भाषा एक है, हमारे विचार एक है। तो इसमें कोई, इट इज जस्ट लाइक एक भाई आर्मी में है और एक भाई सिविल में है, एक खेती कर रहा है, तो वो कोई उसमें ज्यादा फर्क है नहीं। और इस तरह की, अगर इस तरह से अलग होना होता तो अब तक बहुत चीजें अलग हो गई होती। ऐसा हो नहीं सकता। ये जैसे लोग कह रहे हैं टेम्परेरी फेस, ये टेम्परेरी फेस भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि आपके किसी भी उसमें फर्क पड़ा हो, किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से, हो सकता है आपके भी वो हो। तो ये तो अब इसका जो डीपर पार्ट है, ये तो फेस ऑफ इट नजर आ रहा है जी, इनको लड़वाना है, ये करना है, ये है। मगर इसके पीछे क्या है, व्हेन वी जॉइन द डॉट्स, तो मेरे को इसमें और अरब स्प्रिंग में और जो कल कराची में परसों हो रहा है 3-4 दिन से, इनमें एक सिमिलैरिटी, 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ा देना और उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, ये सब देखना पड़ेगा। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, मगर जो बिल्कुल स्कोप ही खत्म कर दिया गया, चाहे वो सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने करा हो कि जिस सब ऐसा कर दो कि जैसे आपने कहा कि वहां तक आगे आने ही नहीं देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आए तो कहीं ना कहीं वो फेलियर वाली, और या वो उसमें मुझे जो ज्यादा नजर आता है उसमें फेलियर नजर आता है। इसमें जो नजर आता है, इसमें शैबोटाज नजर आता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड अ शैबोटाज। तो मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार के पार्ट पे या कोई ब्यूरोक्रेसी के पार्ट पे शैबोटाज उनके दिमाग में कहीं रहा होगा। फेलियर जरूर हो सकता है और हुआ है, मगर उधर फेलियर भी हुआ, आप अपने लोगों को उस तरह कंट्रोल नहीं कर सके जैसे किसानों लीडर्स ने शुरू में करा था, और वो शैबोटाज भी हुआ क्योंकि डे 1 पे जब वो आपको सपोर्ट देने आए थे, जिस दिन वो सपोर्ट देने आए थे, तो उसी दिन आपको हाथ जोड़ के कह देना था ये हमारा मामला है, हम निपटेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने उनका सपोर्ट ले लिया तो मॉरली आप उनके सपोर्ट में जाने के लिए बाध्य हो गए। मेरा और मेरे भाई का झगड़ा है, तो अब ये मेरी अक्लमंदी है कि अगर पड़ोसी आके कहता है चल दोनों मिलके भाई को ठीक करते हैं, तो मेरे को क्या वहां पे कैसा अपना कैरेक्टर दिखाना है। तो डे 1 पे जैसे वो आए थे, उसी वक्त उनको आउट बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। ये फेलियर रहा। और फिर जो वो एलिमेंट आया था, वो तो आया ही शैबोटाज के लिए था। हाँ, योगेंद्र यादव जैसे जो लोग हैं, उन्होंने तो काम ही है करना है। एक योगेंद्र यादव की हम बात क्यों करें, मतलब एटलीस्ट उसके जैसे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कहने का मतलब है वो जो 1% भी नहीं होगा शायद, मगर वो इतना इफेक्टिव था कि उसने पूरी उसको, इवन कई किसानों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम तो बड़े अच्छे उससे आए थे और हमें अब अपने ऊपर शर्म आ रही है। तो ये बात है। तो वो बेचारे का मुंह ही नहीं रह गया बात करने का। तो ये जो खत्म करा, उसके सपोर्ट में जिसने आना था, सिविल सोसाइटी, हो सकता है आप और 10 दिन धरने पे शांतिपूर्व बैठे रहते तो सिविल सोसाइटी, आपके वकील आपके सपोर्ट में आ जाते। ऐसा नहीं कि हर कोई देखेगा अपने एंगल से, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं सपोर्ट करूंगा। और अपोज सिर्फ इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी ये देश से ऊपर है। मामला यहाँ पे शैबोटाज का है। मामला यहाँ पे जो निशान साहब की बेअदबी करी गई, अगर आपने झंडा लगा लिया, ऊपर लहरा दिया, लाल किले पे ठोक दिया झंडा, बड़ी अच्छी बात है, निशान साहब लग गया। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये कितनी देर रहेगा। अगर आपने इतनी शक्ति है कि हमेशा के लिए लगा देते तो ठीक है भैया, लगा दो, लगा रहे वहां पे निशान। मगर जिसकी अभी 10 मिनट के बाद दुर्गति होने वाली है, और आप भली भांति जानते हैं, आप कोई 10 साल के बच्चे नहीं थे कि आपको किसी ने वो कर दिया कि जा बेटा लगा ले, बाकी हम देख लेंगे। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है माइट ऑफ द स्टेट क्या होता है। तो ये धर्मद्रोह भी हुआ है और देशद्रोह भी हुआ है। देशद्रोह की सजा तो दे देगी सरकार, शैबोटाज का क्या नाम, तरह तरह के, मगर जो धर्मद्रोह हुआ है उसकी सजा कौन देगा? ये जो आपने बात किया, वो तो लोग मेरे ख्याल से इस एंगल पे तो सोचा ही नहीं अभी लोगों ने। ये हमको
हर एंगल से हमको सोचना चाहिए। तो, तो ये तो सिंह साहबान को चाहिए कि वो भी उस अपना मुकदमा उसके ऊपर करें। तूने निशान साहब की बेअदबी करवाई है, तो सरकार तो जो कर रही है वो तो कोई भी वहां पे झंडा लगाएंगे। झंडा तो अलग चीज है, अगर मैं किसी एनजीओ का वहां पे बैनर भी लगा दूंगा तो वो भी किसी ना किसी एक्ट में, म्युनिसिपल एक्ट में ही सही, इलीगल है, उसके ऊपर जो भी कानून होगा वो लगेगा। मगर सवाल इसमें ये मेरा बार बार ये कहना है कि ये जो निशान साहब की बेदबी हुई, जो धर्मद्रोह हुआ, इसकी सजा कौन देगा? कुछ हमारे दर्शक इसमें डाल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि जी जी। इन सारों के पीछे कांग्रेस का हाथ है। तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, अकेली कांग्रेस नहीं है, इसमें बहुत सारी पार्टीज हैं जो देश को सैबोटाज करना चाहती हैं। कांग्रेस उनमें प्रोमिनेंट हो सकती है, अदरवाइज जितने ये जो मार्क्सवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो माओवादी हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, जितनी मिशनरी लॉबी है, वो सारी की सारी इसमें लगी हुई है। तो अकेली कांग्रेस नहीं है, उसको सिंप्लीफाई मत करके देखिए। देखिए, कांग्रेस तो अब एक खुद डिफंक्ट पार्टी है। डिफंक्ट पता क्या है, वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली, क्योंकि उसको नेहरू नहीं, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो उन्होंने जो करा था, तो ये जो एक इनका रवैया रहा कि किसको खुश करना है, तो जहां पना खुश हुए, ये नौलखा हार रखो, और किसी को उठवा लिया घर से, तो वो अब डिस्पाइट बीइंग इन पावर इन, हाँ, मगर जो लेफ्ट है वो अभी भी इस स्थिति में है क्योंकि वो रूल कर रहा है थ्रू मीडिया, वो रूल कर रहा है थ्रू इलीट क्लास। आप तो ये जब तक इनके ये मतलब वो रावण का सिर कट जाना और रावण के मर जाने में फर्क होता है। अभी नाभि में तीर नहीं मारा। हाँ जी जी। तो ये जब तक नाभि में तीर नहीं लगेगा तो तब तक ये नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ये हम कैसे भूल जाएं, ये 84 कैसे भूल सकते हैं? इसमें मुझे याद आता है, मैं तो छोटा सा था उस समय जब ये सारा कुछ हुआ, और तब मैं सोचा करता था कि कांग्रेस ने जो काम किया है, इसके बाद कभी पंजाब में कांग्रेस पावर में नहीं आ सकती। लेकिन मैं इतना हैरान हूं देख के कि ये कैसे हो गया। देखिए, उसमें कमियां हमारी बड़ी रही क्योंकि जो दूसरी पार्टी, जी जी, नहीं, उसमें तो मैं सीधा से ये मेरा एक बार बार मैं ये कहता हूँ, जो 1400 साल में अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो आपका भाई कैसे हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक बात है। तो ये बड़ी समझने वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जिनके घरों में अपनी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो उनके बारे में ज्यादा कोई डिस्कस करने से फायदा नहीं है। जी ठीक है जी। तो यहाँ से हम प्रश्न सारे ले लिए हमने। जी जी। आप कुछ कहना चाहते थे क्लोजिंग रिमार्क में? कुछ क्लोजिंग रिमार्क से पहले वैसे तो हमने सब कुछ उसको सम अप कर ही दिया है। क्लोजिंग रिमार्क ये है कि इसको मेरिट ऑफ द केस खराब हुआ है, नंबर 1। तो जो ये चीज है। नंबर 2, ये जो सेटबैक पहुंचा है, ये अगले 20 साल तक किसान उस स्थिति में नहीं रहेगा कि वो नेगोशिएट कर सके। सबसे बड़ा लूजर इसका किसान हुआ, डिस्पाइट उसकी डिमांड्स ठीक हो सकती हैं, मतलब ठीक है या नहीं है, ये तो बड़ा एक डीप इशू है। हो सकता है वो डिमांड अमृतसर के लिए ठीक हो, वहां की कंडीशन और है, या कोई टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। मगर ये लॉस बहुत बड़ा, ये साजिश, ये तो आज किसान को खड़ा करा गया है, कल स्टूडेंट को खड़ा करा जा सकता है, परसों किसी और को खड़ा करा जा सकता है। तो किसान कोई अलग नहीं है, वो कोई किसान का ही कोई भाई होगा ना, जो से पंजाब में अगर कोई सेक्रेटरीट में नौकरी कर रहा है तो वो किसान का ही भाई होगा। जो पुलिस वाला है वो भी उसी का भाई है। जो आज अगर स्टूडेंट और पुलिस भिड़ते हैं तो उसी का बड़ा भाई पुलिस में होगा या पिताजी पुलिस में होंगे। तो ये कोई अलग कौमें नहीं है, कोई किसान कोई अलग प्रजाति नहीं है। ये बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है जी। लेट्स सी इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
जी जी ठीक है जी। जी तो रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की ओर से आपको, जी और जी। अगली आपको भी बार फिर, धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अगली बार फिर मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू जी करते हैं। जी जी। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।